हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है तले टाइम्स पर। आपको पूरी स्टोरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रीबर्थ ऑफ माफिया किंग, एपिसोड 1। रोहतक का रेलवे स्टेशन। रात के करीब 10 बजे बज रहा था। रोहतक के रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी मची हुई थी। वहां पर 10-15 लोग दो आदमी के पीछे दौड़ रहे थे। वो दो आदमी न्यूज रिपोर्टर होते हैं। स्टेशन पर अचानक से मुंबई जाने वाली गाड़ी आती है और वो दो रिपोर्टर उस गाड़ी में चढ़ जाते हैं। उन रिपोर्टर के पीछे जो 15 लोग भाग रहे थे वो भी उस ट्रेन पर चढ़ जाते हैं। स्टेशन पर खड़ा हुआ आदमी ये सब देख रहा था। वो एक आदमी से पूछता है कि भाई ये सब क्या हो रहा है और कौन है ये लोग। स्टेशन पर चाय नाश्ता का स्टॉल लगाने वाला आदमी बोलता है कि भाई धीरे बोलो, अगर उन आदमियों ने सुन लिया तो उन दो आदमियों के साथ तुम्हारा भी नंबर लग जाएगा। स्टॉल वाला आदमी, ये वंशदेव ठाकुर के आदमी हैं। रोहतक का माफिया है वंशदेव ठाकुर और उनका पूरा ठाकुर खानदान माफिया खानदान है। सब वाला कुछ दिन पहले रिपोर्टर्स ने ठाकुर परिवार के खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे किए थे। लगता है ये दो आदमी वही दो रिपोर्टर्स है। इसी वजह से पूरा ठाकुर खानदान हाथ धोकर इन दोनों के पीछे पड़ा है और लगता है कि आज इन दोनों आदमियों का खेल खत्म ही है, क्योंकि जब ठाकुर खानदान किसी के पीछे पड़ते हैं तो खत्म कर कर ही मानते हैं। वहां पर खड़ा हुआ एक आदमी, तो क्या ये वंशदेव ठाकुर है? स्टॉल वाला आदमी, ये जो चढ़े हैं ट्रेन में ये तो सब वंशदेव ठाकुर के चेला चौपाटी है। वंशदेव ठाकुर दिखने में एकदम हीरो जैसा है और कदकाठी एकदम लंबी चौड़ी है। रंग बिल्कुल सफेद, दिखने में किसी हीरो से कम नहीं है। और वंशदेव ठाकुर औरतों की बहुत इज्जत करता है। मैंने तो ये तक सुना है कि आज तक उसने किसी औरत को हाथ नहीं लगाया। स्टॉल वाला वंशदेव ठाकुर के बारे में बता ही रहा होता है कि वहां पर वंशदेव ठाकुर आता हुआ उसे दिख जाता है। स्टॉल वाला उन आदमियों को बताता है कि वो देखो वो आ रहा है वंशदेव ठाकुर। स्टॉल वाला इतना कहकर अपने स्टॉल पर काम करने लगता है। वंशदेव ठाकुर ट्रेन पर चढ़ जाता है। पूरी ट्रेन में दौड़ने की वजह से अफरा तफरी मची हुई थी। सारे लोग बस उन 15 आदमियों को देख रहे थे कि वो दो आदमियों के पीछे क्यों भाग रहे हैं। वंशदेव ठाकुर ट्रेन में एक जगह बैठ जाता है। वंश के लोग उन दो रिपोर्टर को पकड़कर ले आते हैं। वंशदेव ठाकुर उन दो रिपोर्टर से कहता है, आज आए हो पकड़ाई में, कब से भगा रहे थे हमें अपने पीछे। दोनों रिपोर्टर्स वंश के पैर पर गिरकर अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं। वो कहते हैं कि भैया हमें छोड़ दीजिए, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे और हमारे पास जो भी सबूत है वो हम आपको दे चुके हैं। रिपोर्टर्स के सबूत देने वाली बात सुनकर वंशदेव ठाकुर हंसने लगता है और कहता है, हम का पागल समझ के रखे हो क्या बे? उन रिपोर्टर में से एक रिपोर्टर कहता है कि आप क्या कह रहे हैं भैया, हम कुछ समझे नहीं। वंशदेव ठाकुर अभी समझाते हैं हम तुम्हें। वंश कहता है, तुमने सबूत तो हमको दे दिया, पर सबूत की जो काफी तुमने बनाई थी उसको कौन देगा? वंशदेव ठाकुर रिपोर्टर से, हमने तुम्हें एक मौका दिया था पर तुमने अपनी चालाकी दिखा दी उसमें, अब हमारी बारी है चालाकी दिखाने की। वंश के तो खास आदमी होते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। लेफ्ट हैंड में रघु होता है तो राइट हैंड में ऋषि। वंश के दोनों ही आदमी दिखने में एकदम तगड़े होते हैं। उन्हें देखकर कोई भी डर जाए, वो इतने भयानक दिखते हैं। वंश अपने लेफ्ट हैंड रघु को बुलाता है और कहता है कि फेंक दो इन दोनों को ट्रेन से बाहर। वो दोनों गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं, गलती हो गई भैया, माफ कर दीजिए। वंश, मैंने तुम्हें पहले एक मौका दिया था, वरना बाबूजी तो तुम्हें उस दिन ही मार देते। मैंने उनसे कहकर तुम्हें एक मौका दिया था पर तुम लोगों को समझ नहीं आई। वंश रघु को एक हाथ दिखाता है। रघु उन दोनों को घसीटते हुए ले जाकर ट्रेन के गेट से बाहर फेंक देता है। वंश का काम हो गया था। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुक गई थी। वंश जैसे ही उस ट्रेन से उतरने जाता है तो उसके आंखों में एक रोशनी चुभती है और वो उस रोशनी को देखने लगता है। वो रोशनी एक लड़की के कान के झुमकों में से आ रही थी जो उस ट्रेन से मुंबई जा रही थी। ट्रेन में भीड़ ज्यादा होने के कारण वंश को लड़की की शक्ल नहीं देख पाती है, पर उसे उसके कान के पास का तिल दिख जाता है। वंश उस लड़की को देखने के लिए थोड़ा आगे जा ही रहा था कि ट्रेन चलने लगती है। रघु कहता, चलिए भैया जल्दी घर पहुंचना है, बाबूजी का फोन आ रहा है। रघु वंश का हाथ पकड़कर उसे ट्रेन से उतार लेता है। वंश अभी भी उस लड़की को ही देख रहा था पर उसे उस लड़की की शक्ल नहीं दिखती। वंश रघु से, वो लड़की। इतने में ही ट्रेन चली जाती है। रघु वंश से, किया हुआ? कौन सी लड़की भैया? वंश रघु से, कुछ नहीं, चलो। और वो सारे लोग अब वापस रोहतक अपने घर आ जाते हैं। रोहतक में सबसे बड़ी कोठी होती है ठाकुरों की कोठी, जिसमें रहते हैं दो भाई। बड़ा भाई संग्राम देव ठाकुर, छोटा भाई शक्ति देव ठाकुर।
संग्राम ठाकुर के 2 बच्चे हैं, वंशदेव ठाकुर और वीरदेव ठाकुर। संग्राम की पत्नी का नाम रमा ठाकुर रहता है। दूसरी तरफ वीर, जिसे अपनी रातें रंगीन करने का बहुत शौक है, वो हर दिन अलग अलग लड़कियों के साथ अपनी रातें रंगीन करा करता है। वीर एक बड़ी सी गाड़ी में इतनी रात में अपने घर से निकल जाता है। वीर की कार में एक लड़की थी जिसने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे। वीर अपनी कार को एक सुनसान से रास्ते पर रोक लेता है। वीर अपनी गाड़ी रोकता है और बाजू में बैठी हुई लड़की को घूरता है। वीर का एक हाथ उस लड़की की थाइस पर जाता है। वीर धीरे धीरे अपना हाथ उस लड़की की कपड़ों में डाल देता है और लड़की की चीख डॉट डॉट निकल जाती है। वीर अब उसकी ड्रेस निकाल देता है और जोर जोर से फिंगरिंग करने लगता है। वीर और लड़की एक सुनसान से रास्ते में कार के अंदर नेकेड थे। वीर की नजरें उस लड़की के ब्रेस्ट पर जाती है जो कि बहुत सुंदर और आकर्षक थे। उसके ब्रेस्ट ब्रा से बाहर आ रहे थे तो वीर उसकी ब्रा निकाल कर उसके ब्रेस्ट अपने हाथों से मसलने लगता है, दबाने लगता है। लगातार 3 घंटे तक उस लड़की की चीख निकलती रहती है और उसके साथ वीर और वो लड़की कपड़े पहनकर उस सुनसान रास्ते से चले जाते हैं। वीर को लड़कियों का बहुत शौक है। वीर 17 साल से ये सब कर रहा है। उसकी ना करे हर दिन एक नई लड़की को ढूंढती है जिसके साथ वो सब कर सके। शक्ति देव ठाकुर की एक ही बेटी है, रिमझिम ठाकुर। शक्ति ठाकुर की पत्नी किरण ठाकुर। ये है पूरा ठाकुर खानदान। वंश अपने साथियों के साथ स्टेशन से घर आने के लिए निकल जाता है। वंश अपनी 5 गाड़ियों के साथ रोहतक की सड़कों पर से निकल रहा था। रोहतक की सड़कों पर जगह जगह सिग्नल्स होते हैं पर वंशदेव ठाकुर की गाड़ी एक भी सिग्नल पर नहीं रुकती। वो उतनी ही स्पीड से आगे बढ़ती चली जाती है। रोहतक में आज तक किसी में इतना दम नहीं था कि वो ठाकुर खानदान की गाड़ी या फिर ठाकुर खानदान को रोके। रोहतक के बड़े से बड़े अफसर तक ठाकुर खानदान से थर थर कांपा करते थे। ठाकुर खानदान का नाम माफिया वर्ल्ड में काफी समय से चला आ रहा था। वंश पूरे रास्ते उसी लड़की के बारे में सोचता रहता है और उसे पता ही नहीं चलता है कि वो कब घर आ जाता है। वंश की गाड़ियां ठाकुर कोठी के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है पर वंश गाड़ी में से नहीं निकलता है। तब रघु वंश की कार का दरवाजा खोलता है और कहता है, भैया घर आ गया। वंश के घर पहुंचते ही ढोल नगाड़े बजने लगते हैं। वंश को समझ नहीं आता है कि ये ढोल नगाड़े किस लिए बज रहे हैं, क्या कोई प्रोग्राम है घर में। वंश जैसे ही घर के अंदर जाता है तो संग्राम ठाकुर वंश के लिए जोर जोर से ढोल बजता है और कहता है, आओ मेरे शेर। वंश का चाचा और वंश का बड़ा भाई वीर दोनों उसे अपने कंधों पर बैठा लेते हैं। वंश, कोई मुझे भी बताएगा कि ये ढोल नगाड़े किस लिए बज रहे हैं। पीछे से वंश की माँ रमा आरती की थाली लेकर आती है और अपने बेटे की आरती उतारती है। रमा आरती उतार लेती है। उसके बाद ठाकुरों की कोठी में एक साथ 51 गोलियों की आवाज आती है। ये रिवाज था ठाकुर खानदान का कि जब भी कोई बाहर से जंग जीत कर आए या किसी को मारकर आए तो उसके लिए 51 गोलियों की सलामी दी जाती है। संग्राम देव ठाकुर वंश को बताता, अब तो डबल मजा आएगा पार्टी में। वंश, पार्टी? किस बात की पार्टी? पीछे से रिमझिम दौड़ती हुई आती और अपने भाई के कंधों पर बैठ जाती। रिमझिम वंश से, हैप्पी बर्थडे भैया, आज आप पूरे 25 साल के घोड़े हो गए हो और दूसरी खुशी कि आप आज उन रिपोर्टर्स को मार कर आए हो। ये बात बाऊजी को पहले से पता थी। संग्राम देव ठाकुर को हर कोई बाऊजी ही कहता था। वंश रिमझिम के सर पर हल्का सा मारता है और कहता है, वंश, आजकल की गधी इतना बोलने भी लगी है, मुझे नहीं पता था और मेरा बर्थडे कल है आज नहीं। तो रिमझिम वंश को टाइम दिखाती है और बताती है कि 12 बजे बज रहे हैं, आपका बर्थडे लग चुका है। रिमझिम ठाकुर खानदान में सबसे छोटी बच्ची थी, इसीलिए उसे सब बहुत प्यार करते थे। झिलमिल ज्यादा लाड प्यार में वो बहुत बिगड़ चुकी थी। झिलमिल को ना बड़ों का आदर करना आता है और ना छोटों को प्यार देना। वो सिर्फ तू तड़ाक, गाली गलौज और मारधाड़ की ही भाषा समझती थी। रिमझिम हर किसी से तू तड़ाक से ही बात करती थी, फिर चाहे वो बड़ा हो या छोटा। वंश घड़ी देखता है और फिर सारे बड़ों का आशीर्वाद लेता है। वंश अपनी माँ से, माँ मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या बनाया है खाने में। रमा मुंह बनाती है और इधर उधर देखने लगती है तो वंश अपनी माँ से, माँ बताओ ना क्या बनाया। रमा मुस्कुराते हुए, तेरा फेवरेट मटन बिरयानी बनाया है। तू हाथ मुंह धोकर आ, मैं सबका खाना गर्म करती हूँ, अभी किसी ने नहीं खाया है। सारे लोग हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। रमा पुनिया को, चल पुनिया खाना गर्म कर, और सबको खाना लगा। पुनिया ठाकुर खानदान के घर की नौकरानी का नाम है। पुनिया और रमेश 10 साल से ठाकुरों के घर में काम कर रहे हैं। पुनिया पेट से होती है। दुनिया और रमेश की शादी को 10 साल हो गए थे। पुनिया और रमेश सबके लिए खाना गर्म करके खाना लगा देते हैं। पुनिया गरम गरम रोटियां सेक रही थी।
रोटी सेकते सकते पुनिया को अचानक से उबकियां आती है और वो उल्टी कर देती है। पुनिया को यूं उल्टी करते देख रमा को गुस्से आ जाता है और वो पुनिया को गाली देने लगती है और भला बुरा बोलने लगती है। संग्राम देव ठाकुर खाने पर से उठकर रमेश को एक चांटा मार देता है। वंश अपने माँ और बाऊजी से उसमें उनकी क्या गलती है। पुनिया पेट से है तो उसको आराम की जरूरत है, पर फिर भी वो काम कर रही है तो ऐसा तो हो ही जाता है। वो इतना कहकर वहां से चला जाता है। सारे लोग बिना खाना खाए ही सोने चले जाते हैं, पर वंश का बड़ा भाई वीर वो अपने कमरे की जगह घर के बाहर चला जाता है। रात के 3 बजे वंश को उसके कुछ दोस्त का फोन आता है और वो कहते हैं कि वंश जल्दी से चौराहे पर आ जा, यहाँ पर हमें कुछ लोग मार रहे हैं। वंश उतनी ही रात में बिना कुछ सोचे अपनी बुलेट उठाता है और वहां से निकल जाता है। कुछ दूर जाकर देखता है तो उसके 2 दोस्त रोड पर खून से लथपथ पड़े हुए मिलते हैं। वंश उनके पास जाता है तो पीछे से 4 दोस्त आकर वंश की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और उसे क्लब में ले जाकर वो पट्टी खोल देते हैं। वंश जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तब उसे समझ में आता है कि ये सब एक प्रैंक है जो उसके दोस्तों ने उसके बर्थडे के लिए किया था। दूसरे दिन जोरों शोरों से वंश की पार्टी की तैयारी शुरू हो जाती है। वंश कोई आम लड़का नहीं था, वो रोहतक का एक नामची माफिया था। तो उसके बर्थडे पर रोहतक के ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े माफिया उसके बर्थडे पार्टी में आ रहे थे। बर्थडे का जश्न एक बड़े से होटल में होता है जो होटल वंश का ही था, रोहतक का सबसे बड़ा होटल वंश ताज होटल। हमारी कहानी की हीरोइन। रास्ते में एक कुत्ते का बच्चा फंस गया था और वो बहुत देर से काँव काँव कर रहा था। एक लड़की जो अभी अभी बाजार से अपने घर जा रही थी उसे वो कुत्ते का बच्चा दिख जाता है। वो लड़की बाहर रुककर अपना बैक साइड में रखती है और फिर उस गड्ढे में हाथ डालती है, पर वो उस कुत्ते के बच्चे तक नहीं पहुंच पा रही थी। वो लड़की रास्ते पर से निकलते हुए लोगों से मदद मांगती है, पर उसकी मदद कोई नहीं करता क्योंकि वो कुत्ते का बच्चा जिस गड्ढे में गिरा था वो गड्ढा एक नाले में मिला हुआ था। उस गड्ढे में बहुत गंदगी थी, इसी वजह से सारे लोग देखकर निकल जा रहे थे। वो लड़की समझ जाती है कि कोई उसकी मदद नहीं करेगा। वो अब उस गड्ढे के अंदर उतरती है, बिना ये सोचे कि वो गड्ढा कितना गंदा है या उसके कपड़े गंदे हो जाएंगे। वो उस गड्ढे में उतरती है और उस कुत्ते के बच्चे को अपनी गोद में उठाकर बाहर रखती है और फिर खुद बाहर आकर उसे साइड में रखकर दुकान से दूध लेकर आती है और उसे पिलाकर अपने घर चली जाती है। ये है हमारी इस कहानी की हीरोइन, सिया मिश्रा। सिया मिश्रा रोहतक के साई कॉलोनी में रहती है। सिया का मन जितना सुंदर है उससे कई गुना ज्यादा उसका चेहरा सुंदर है। सिया ऊपर से नीचे तक एकदम गुड़िया जैसी दिखती है। उसकी बड़ी बड़ी भूरी भूरी आंखें, कमर तक मोटे मोटे बाल और उसका शरीर दूध की तरह सफेद। सिया के पापा प्रदीप मिश्रा, वो एक स्कूल के प्रोफेसर हैं। सिया ने अभी 12th बोर्ड के पेपर दिए हैं। जी हाँ, सिया वही लड़की है जिसे वंश ने उस दिन ट्रेन में देखा था, जिसके झुमके की चमक वंश के मुंह पर दिख रही थी। सिया एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। सिया की माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी, इसलिए सिया के पापा प्रदीप मिश्रा ने ही सिया की छोटी बहन आरुषि और सिया का बड़ा भाई तन्मय तीनों की परवरिश की है। सिया और सिया के पापा दोनों ही बहुत सीधे स्वभाव के रहते हैं, पर सिया की छोटी बहन आरुषि और तन्मय थोड़े गर्म मिजाज के रहते हैं। सुबह से ही सिया चुपचाप अपने कमरे में बैठी हुई थी। आरुषि स्कूल से वापस आती है और देखते हैं कि दीदी सुबह से ही चुपचाप क्यों बैठी है। आरुषि सिया के पास जाती है, पूछती है कि क्या हुआ दीदी, आप सुबह से ही डरी और सहमी हुई दिख रही हैं। आरुषि और सिया दोनों में सिर्फ 2 साल का अंतर था। दोनों ही बचपन से सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर करती थी क्योंकि उन दोनों के अलावा घर में कोई और तीसरी औरत थी ही नहीं। सिया आरुषि को आज सुबह जो कुछ उसके साथ हुआ वो सब आरुषि को बता देती है। सारी बात सुनने के बाद आरुषि सिया से कहती है, तो क्या हुआ दीदी, किसी ने तो आपकी हेल्प की ना, और कुछ गलत नहीं हुआ तो आप क्यों घबरा रहे हैं। चलिए हम आज रात के खाने के लिए कुछ तड़कता फड़कता बनाते हैं, जिससे भैया जब घर आएंगे तो वो खुश हो जाएंगे। दोनों बहनें खाना बनाने के लिए किचन में चली जाती हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ सिया के साथ जो वो इतनी डरी हुई है, तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ सिया के साथ। कुछ घंटे पहले सिया की रोज की आदत थी सुबह 5 बजे उठकर जॉगिंग करने जाने की, पर कल रात सिया को अच्छे से नींद नहीं आई थी तो वो आज 4 बजे ही उठकर जॉगिंग करने के लिए निकल जाती है। इतनी सुबह सड़क पर ज्यादा लोग नहीं होते, मुश्किल से एक आधा लोग ही सिया को मिलते हैं। जॉगिंग करते करते सिया का मन और आगे तक जाने को करता है तो वो धीरे धीरे और आगे बढ़ती चली जाती है। सिया जॉगिंग कर रही थी और धीरे धीरे सुबह के मौसम का मजा ले रही थी। सिया खुशी से कहती है कि कल से आरुषि को भी साथ लाऊंगी, कितना अच्छा लग रहा है सुबह उठकर। इतने में ही 3 जीप में लड़के वहां से निकल रहे थे।
सिया उन्हें देखकर पेड़ के पीछे छुप जाती है। वो लोग आगे तक निकल जाते हैं। उन लोगों को आगे निकलता हुआ देख सिया बाहर आ जाती है। थोड़े आगे जाकर सबसे आगे वाली जीप रुक जाती है क्योंकि उस जीप में बैठे हुए लड़के ने अपने साइड वाले मिरर से सिया को देख लिया था। सुनसान रोड पर जीप को वापस आते हुए देख सिया की तो सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई थी। सिया सड़क पर ऐसे खड़ी थी जैसे उसे सांप सूंघ गया। जीप में से कुछ 7-8 लड़के निकलते हैं और सिया के आजू बाजू घूमने लगते हैं। वो कहते हैं, आइए मैडम, हम आपको कंपनी दे देते हैं, आप इतनी सुनसान सड़क पर अकेले अकेले बोर हो गई होंगी। सिया पूरी पसीना पसीना हो जाती है। वो इधर उधर देखती है तो उनमें से एक लड़का, हाँ हाँ आप इधर भी देखिए उधर भी देखिए, पर आपको सिर्फ हम लोग ही देखेंगे। सिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उनसे कहती है कि मेरे सामने से हटिए वरना मैं चिल्लाऊंगी। पहली वाली जीप में से एक लड़का निकलता है। वो कोई और नहीं बल्कि वंशदेव ठाकुर का बड़ा भाई वीरदेव ठाकुर होता है। वीर एक कैरेक्टरलेस इंसान है। वीर की गंदी नजरें हर औरत पर होती है। वो हर औरत को अपने पैर की जूती समझता है और वो समझता है कि औरत सिर्फ मर्द को खुश करने के लिए बनी है। वीर को देखकर सिया समझ जाती है कि ये एक माफिया है क्योंकि आए दिन वीर की फोटो पेपर में आती रहती थी और ठाकुर खानदान में कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी आए दिन खबरें पेपर में ना छपे। सिया एक लड़के को धक्का देती है पर वो लड़के इतने बलवान होते हैं कि सिया के एक धक्के से उन्हें कुछ नहीं होता। वीर सिया के पास धीरे धीरे आ रहा था। उनमें से एक लड़के ने सिया का दुपट्टा खींच लिया। सिया ने नीचे से मिट्टी उठाए और वीर की आंख में डाल दी। वीर तिलमिला उठा। उसने दो लड़कों से, उस लड़की के हाथ पकड़ो। दो लड़कों ने सिया के हाथ पकड़ लिए थे पर वीर कुछ देख नहीं रहा था, इसलिए एक लड़का वीर को पकड़कर जीप के पास ले जाता है और पानी से उसका मुंह धुलाता है। सिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वंश को पार्टी करते करते बहुत देर हो जाती है तो वो घर आने के लिए क्लब से निकल जाता है। वंश के घर का रास्ता अलग था पर आज पता नहीं क्यों वंश इस रास्ते से आया, वो ये मन में सोच रहा था। सिया और वंश के बीच कुछ कनेक्शन तो होता है क्योंकि जब सिया के ऊपर संकट आया तभी वंश उस रास्ते से निकला। वीर वंश के बुलेट की आवाज पहचान जाता है और वो सबसे कहता है कि निकलो यहाँ से, अगर वंश ने हमें इस लड़की के साथ देख लिया तो सही नहीं होगा। वीर पहली जीप में बैठकर वहां से निकल जाता है। वो लोग सिया को धक्का देकर जीप में भरकर वहां से वंश के आने से पहले ही निकल जाते हैं। वंश जल्दी से सिया के पास आता है और अपनी बुलेट को साइड में लगाकर सिया को उठाता है। वंश को सिया की शक्ल नहीं दिखती पर उसे उसके कान का तिल दिख जाता है क्योंकि वंश सिया को साइड से उठाता है। वंश सिया के कान के पास का तिल देखकर समझ जाता है कि ये वो ट्रेन वाली लड़की है। वंश सिया से, आप ठीक तो है ना? सिया वंश का चेहरा बिना देखे ही कहती है, जी मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज में एक डर सुनाई दे रहा था। वंश को दूर पड़ा हुआ सिया का दुपट्टा दिखता है तो वंश दुपट्टे को उठाने जाता है और जब वो वापस आता है तब तक सिया वहां से भाग जाती है। वंश सिया के दुपट्टे को अपने पास रखकर इधर उधर देखता है पर उसे सिया कहीं नहीं दिखती है। वंश थोड़ी देर उस दुपट्टे को लेकर वहीं खड़ा रहता है और उसकी आंखों के सामने वो झुमका, वो तिल, वो सब आने लगता है। थोड़ी देर बाद वंश उसी माफिया वाले अकड़ में आ जाता है और अपनी बुलेट पर बैठकर अपने घर चला जाता है। ठाकुरों की कोठी में वंशदेव ठाकुर के जन्मदिन और उन दो रिपोर्टर्स को मारने के जश्न की तैयारी चल रही थी। शाम हो जाती है। सारे लोग तैयार होकर वंशताज होटल में पहुंच जाते हैं। उस होटल में ज्यादातर लोग अंडरवर्ल्ड की दुनिया से थे, इसीलिए उन्हें लोग देख देख कर डर रहे थे। ठाकुर परिवार पूरा सज धज के उस होटल में वंश का इंतजार कर रहा था। सुबह से वंश घर नहीं आया था। वंश के पिता संग्राम देव ठाकुर ने वंश को फोन लगाया पर उसका फोन नहीं लगा। सारे लोग अब उसका इंतजार कर रहे थे। रिमझिम का फोन बजता है तो रिमझिम फोन उठाने के लिए होटल से बाहर निकल जाती है। रिमझिम फोन उठाती है, हेलो। रिमझिम बात करते करते थोड़ा आगे चली जाती है। रिमझिम के पीछे पीछे मुंबई के एक माफिया का बेटा सत्या उर्फ सत्तू आता है। उसे रिमझिम पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। वो पूरे होटल में सिर्फ रिमझिम का ही पीछा कर रहा था। सत्तू पीछे से जाकर रिमझिम को पकड़ लेता है। रिमझिम अचानक से डर जाती है और वो पीछे मुड़कर देखती है तो एक लंबे चौड़े आदमी ने उसे पकड़ा होता है तो रिमझिम उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है, हमका हाथ कैसे लगाए, तुम्हें पता है हम किसकी बहन है? सत्तू रिमझिम से, किसी की भी बहन हो पर मस्त हो तुम, और तुम्हारा थप्पड़ भी एकदम मुलायम मुलायम मस्त था। सत्तू रिमझिम को फिर से पकड़ लेता है। रिमझिम चिल्लाने लगती है पर वो फोन पर बात करते करते होटल से थोड़ी दूर आ जाती है जिसकी वजह से उसकी मदद करने के लिए वहां पर कोई नहीं होता। तन्मय को आज ऑफिस से आने में बहुत लेट हो गया था क्योंकि आज उसने ओवरटाइम किया था ऑफिस में। उसे कुछ पैसों की जरूरत थी।
तन्मय ऑफिस से घर जा ही रहा होता है कि उसे रोड पर एक लड़की चिल्लाती हुई नजर आती है। वो लड़की रिमझिम थी। तन्मय अपनी बाइक साइड पर लगाकर रिमझिम के पास जाता है और पूछता है कि क्या आपको कोई मदद चाहिए मैडम। तन्मय के मुंह से मैडम सुनकर रिमझिम को लगता है कि ये अच्छा आदमी है, तो रिमझिम तन्मय से, ये आदमी मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। सत्तू रिमझिम के आगे आता है और तन्मय को धक्का दे देता है। अरे भाई, दिखने में तो सीधे साधे घर का दिखता है और तेरे पास बैग है तो लगता है कि तू ऑफिस से अपने घर जा रहा है, तो अपने घर जा, खाना खा और सो जा। तन्मय सत्तू से, सर आप उन मैडम को छोड़ दीजिए, वो चिल्ला रही है। सत्तू फिर से तन्मय को धक्का देता है, तो इस बार तन्मय भी सत्तू का हाथ रोक लेता है। दोनों में हाथापाई चालू हो जाती है। इसी बात का फायदा उठाकर रिमझिम वहां से भागने लगती है, तो उसे सामने से एक कार आती हुई दिखती है, जिससे रिमझिम जाकर टकरा जाती है। कार किसी और की नहीं बल्कि उसके भाई वंशदेव ठाकुर की होती है। वंश अपने ड्राइवर से, क्या हुआ ड्राइवर बाबा, सामने कोई लड़की आ गई गाड़ी के। वंश जल्दी से गाड़ी से निकलता है और देखता है कि वहां रिमझिम पड़ी हुई है। वंश रिमझिम को उठाता है तो उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। वो रिमझिम से पूछता है कि बेटा तू यहाँ क्या कर रही है। रिमझिम दूसरी तरफ हाथ दिखाते हुए, भैया वो आदमी मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। जबरदस्ती का नाम सुनकर वंश की आंखें लाल हो जाती हैं। वंश के सर पर खून सवार हो जाता है, जिसने उसकी बहन के साथ बदतमीजी की। वो रिमझिम की पूरी बात बिना सुने ही तन्मय और सत्तू के पास दौड़ जाता है और वहां जाकर वो दोनों को मारने लगता है। तन्मय वंश को बताना चाहता था, पर वो किसी की बात नहीं सुन रहा था, क्योंकि उसके सर पर खून सवार था जिसने उसकी बहन को हाथ लगाया। आज वो उन हाथों को ही उखाड़ देगा, वो ऐसा कह रहा था। अपने भाई को इतने गुस्से में आते हुए देख रिमझिम दौड़कर अपने परिवार को वहां बुला कर लाती है। रिमझिम जैसे ही होटल के अंदर जाती है तो वहां पर ठाकुर खानदान के कई सारे आदमी रिमझिम से पूछते हैं कि क्या हुआ दीदी। वो उन्हें बिना बताए होटल के अंदर चली जाती हैं। रिमझिम को इस हालत में देखकर वो सारे आदमी भी रिमझिम के पीछे भागकर अंदर जाते हैं। रिमझिम वो अपने परिवार को वंश के पास लेकर आती है। पूरे होटल में ये बात फैल जाती है कि वंशदेव ठाकुर की बहन को किसी ने छोड़ दिया है। सारे लोग होटल के बाहर जमा हो जाते हैं। वहां के कुछ गुंडे वंश के पीछे आते हैं और कहते हैं कि किसमें हिम्मत हुई जो वंश दादा की बहन को हाथ लगाए। रिमझिम जब तक अपने परिवार को लेकर वंश के पास पहुंचती है, तब तक वंश तन्मय को अधमरा कर चुका था। रिमझिम वंश के आगे जाकर खड़ी हो जाती है, पर वंश इतने गुस्से में होता है कि वो रिमझिम को धक्का दे देता है। रिमझिम दूर गिरने वाली थी कि उसे उसका बड़ा भाई वीर ठाकुर पकड़ लेता है और वंश को जाकर एक थप्पड़ मारता है। वीर, तू अपनी बहन को धक्का दे रहा है। थप्पड़ खाकर वंश को होश आता है और वो रिमझिम से जाकर पूछता है कि कहीं लगी तो नहीं। रिमझिम वंश को तन्मय की सच्चाई बताती है कि इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं है भैया, इसने ही मुझे बचाया है। आज आपकी बहन को इस लड़के ने बचाया है, वरना यह आदमी पता नहीं क्या करता मेरे साथ। उस आदमी को देखकर वंश को गुस्सा आता है, तो वो अपनी बंदूक निकालता है और उसी जगह सत्तू को मार देता है। तन्मय वहां खड़ा खड़ा हिल गया था। उसके लिए किसी इंसान को इतने करीब से मरता हुआ देखना कोई आम बात नहीं थी। वंश और ठाकुर परिवार तन्मय को बिना कुछ बोले वहां से अपने घर निकल जाते हैं। आज वंशदेव ठाकुर का जन्मदिन का माहौल मातम के माहौल में बदल गया था। रिमझिम अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी, पर उसका मन उस लड़के पर था जिसने आज उसकी इज्जत बचाई थी। उस लड़ाई झगड़े में तन्मय के गले का आईडी कार्ड रिमझिम के कपड़ों में फंस गया था। रिमझिम का हाथ उस आईडी कार्ड पर लगता है, तो वो उसमें तन्मय की फोटो देखकर मुस्कुराती है और फोटो को देखकर कहती है कि हम जल्द ही मिलेंगे मेरे सुपर हीरो। तन्मय की हालत बहुत खराब थी, पर फिर भी वो जैसे तैसे अपने घर पहुंच जाता है। तन्मय को इस हालत में देखकर उसकी दोनों बहनें और उसके पिता डर जाते हैं। वो तन्मय को पकड़कर घर के अंदर लेकर आते हैं और पूछते हैं कि बेटा ये सब कैसे हुआ। सिया जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है, तो आयुषी भैया के लिए एक बाउल में पानी और कपड़ा लेकर आती है। तन्मय अपने पापा और बहनों को सारी बात बताता है, तो तन्मय के पापा खुश होते हैं कि उनके बेटे ने एक लड़की की इज्जत बचाई। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ये चोट तो समय के साथ ठीक हो जाएंगे, पर आज अगर तुम उस लड़की की मदद नहीं करते तो वो चोट जिंदगी भर ठीक नहीं हो पाती। आरुषि भैया की पीठ पर हाथ थपथपाती है और कहती है, क्या बात है भैया, आज तो आप किसी लड़की के लिए एक सुपर हीरो से कम नहीं थे। तन्मय आरुषि से, धीरे थपथपा, आज ही मैं इतना पिट कर आया हूँ, याद है ना। पूरा परिवार हंसने लगता है। उनके परिवार में भले ही उनकी मां नहीं थी, पर वो फिर भी एक संपूर्ण परिवार थे जो खुशियों के साथ अपनी जिंदगी जी रहे थे।
यहाँ पर रिमझिम की नींदें उड़ गई थी, उसे अब तन्मय के सपने आने लगे थे। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, रिमझिम को वन साइडेड लव हो गया था। रिमझिम ने सोच लिया था कि वो शादी करेगी तो तन्मय से करेगी। रिमझिम खुद को एक खूबसूरत से शादी के जोड़े में देखती है और उसके बाजू में बैठने वाला और कोई नहीं बल्कि तन्मय था। वो उसको अपने दूल्हे के रूप में देख रही थी। तन्मय ने रिमझिम के मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहनाया तो पंडित जी ने कहा कि यह विवाह संपन्न हुआ। रिमझिम खुश हो जाती है और खुशी के मारे वो मंडप से उठती है कि वो पलंग से गिर जाती है। ये सिर्फ रिमझिम का एक सपना था। रिमझिम ने सपने में अपनी शादी तन्मय से होती देखी। सुबह हो जाती है। रिमझिम उठती है तो उठते से वो तन्मय की फोटो को अपनी आंखों के सामने रखकर उसकी फोटो पर एक किस करती है और कहती है, गुड मॉर्निंग मेरे सुपर हीरो, और आज का ये सपना मैं सच करके रहूंगी। रिमझिम का कमरा इतना बड़ा था जितना कि तन्मय का पूरा घर। आज की सुबह रिमझिम के लिए कुछ अलग थी। उसके पेट में गुदगुदी हो रही थी, उसके मन में अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे थे, जैसे कि उसकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां हो। सुबह सुबह रिमझिम जोर जोर से गाने लगती है। सारा ठाकुर परिवार रिमझिम को इतना खुश देखकर पूछते हैं कि क्या बात है, आज से पहले तो तुम इतना कभी खुश नहीं हुई। पीछे से वंश आ जाता है और रिमझिम के सर पर एक तफली मारते हुए कि क्या बात है ये मोटी, आज इतनी चेहक क्यों रही है। रिमझिम उन्हें कुछ बताने जा ही रही थी कि रिमझिम के माता पिता वहां आ जाते। शक्ति ठाकुर अपने बड़े भाई संग्राम देव ठाकुर से, चलिए भाई साहब अब हम चलते हैं। संग्राम देव ठाकुर का छोटा भाई शक्ति देव ठाकुर इलाहाबाद में रहता है। ठाकुरों की दो कोठी है, एक रोहतक में और एक इलाहाबाद में। रिमझिम बचपन से यहाँ अपने बड़े पापा मतलब संग्राम देव ठाकुर के पास ही रहती है। शक्ति ठाकुर और उसकी पत्नी किरण ठाकुर अपनी लड़की रिमझिम से, रिमझिम इस बार तो तुम अपने माता पिता के साथ इलाहाबाद चलोगी ना। तो रिमझिम को तन्मय की याद आती है और वो मना कर देती। रिमझिम, नहीं मैं यहाँ बाबूजी के पास ही रहूंगी, आप दोनों चले जाए। शक्ति और किरण इलाहाबाद के लिए निकल जाते हैं। रिमझिम अपने भाई वंश देव ठाकुर को उसके कमरे में ले जाती है और उसे उसके दिल का हर एक मिनट का हाल बताती है। वंश अपनी बहन के दिल का हाल सुनकर कहता है कि रिमझिम पहले हम उसे जान ले और अगर वह तुम्हारे लायक हुआ तो तुम्हारी उसी से शादी होगी, ये तुम्हारे भाई का वादा है। वंश देव ठाकुर का। रिमझिम वंश से नाराज हो जाती है, नहीं भैया मुझे उसी से शादी करनी है और अगर आप लोगों ने मेरी शादी उससे नहीं कराई तो मैं अपना हाथ काट लूंगी। वंश अपनी बहन के मुंह से मरने की बात सुनकर डर जाता है। भले ही वंश एक माफिया है और उसने ना जाने कितने लोगों का कत्ल किया है, पर अपनी बहन और अपने परिवार से वो बहुत प्यार करता है। रिमझिम की जिद के आगे उसका पूरा परिवार झुक जाता है और वो मिश्रा निवास पहुंच जाते हैं। मिश्रा निवास की घंटी बजती है तो सिया गेट खोलती है और 4 दिन बाद ठाकुरों की कोठी को एक दुल्हन की तरह सजाया गया था। बड़े से हॉल में सुंदर फूलों से ढका हुआ मंडप सजा था जिसमें 2 जोड़े बैठे हुए था। पहला जोड़ा रिमझिम और तन्मय का, दूसरा जोड़ा वंशदेव ठाकुर और सिया का। सिया की आंखों में आंसू थे और वंश की आंखों में एक अकड़, क्योंकि ये शादी एक सौदा है। रिमझिम बहुत खुश दिख रही थी पर तन्मय को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कि ये शादी उसकी एक मजबूरी हो। ऐसा क्या हुआ इन 4 दिनों में जो इन 4 लोगों को इस बंधन में बंधना पड़ा, और क्यों सौदा किया वंश ने सिया का। ये वही वंशदेव ठाकुर है जो किसी औरत को नजर उठा कर नहीं देखता, तो फिर ऐसा क्यों किया वंश ने, क्यों किया वंश ने एक लड़की का सौदा। कुछ घंटे पहले रिमझिम अपने भाई वंश से तन्मय के बारे में बात करती है। वो कहती है कि मैं शादी सिर्फ तन्मय से करूंगी और अगर आप लोगों ने मेरी शादी उससे नहीं कराई तो मैं अपना हाथ काट लूंगी। वंश संग्राम देव ठाकुर से बात करता है, वो रिमझिम की हालत उन्हें बताता है तो वो रिमझिम को बाहर बुलाते हैं और पूछते हैं कि ऐसा क्या देखा तुमने उस लड़के में जो तुम इतनी जिद कर रही हो। रिमझिम कहती है कि बाऊजी जब से उस लड़के ने मेरी इज्जत बचाई है तब से मेरा एक ही सपना है कि मैं उस लड़के से शादी करूं क्योंकि वो मुझे पसंद है। वंश रिमझिम से तन्मय का आईडी कार्ड मांगता है और दूसरे दिन उस एड्रेस पर उसके घर जाता है। उसके घर पर तन्मय और तन्मय के पापा दोनों मिलते हैं। वंश तन्मय का छोटा सा घर देखकर ही वापस आ जाता है। वंश घर आकर थोड़ी देर शांत बैठ जाता है और वो सोचने लगता है कि रिमझिम को कैसे मना करे, क्योंकि जिस लड़के को उसने चुना है वो लोग ना तो उनके स्टेटस के हैं और ना ही उनके समाज के। संग्राम देव ठाकुर वंश से, क्या हुआ, कैसा है लड़का। वंश संग्राम देव ठाकुर को बताता है कि वो लोग एक गरीब परिवार से हैं, उनका पूरा घर रिमझिम के कमरे जितना है। वो हमारी रिमझिम को खुश नहीं रख पाएंगे बाबूजी। रिमझिम वंश की बात सुन लेती है और अपने कमरे का दरवाजा जोर से बंद करती है। रिमझिम के दरवाजे की आवाज सुनकर सारे लोग रिमझिम के कमरे की तरफ दौड़ते हैं। रिमझिम अंदर से चिल्लाती
हुई, मुझे आज ही शादी करनी है, अगर आप लोगों ने मेरी शादी आज नहीं कराई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पूरा ठाकुर परिवार डर जाता है रिमझिम की धमकी से और वो अपनी बेटी की खुशी के लिए शादी के लिए मान जाते हैं। इतने बड़े माफिया की बहन क्या उस छोटे से घर को अपना घर बना पाएगी और क्या सिया का सीधा साधा सा परिवार एक माफिया के घर की बेटी को अपनाएंगे, ये जानने के लिए आगे बढ़िए। सारा ठाकुर परिवार सज धज के तैयार रहता है। अंदर से रमा रिमझिम को तैयार करके एक सुंदर सी साड़ी पहना कर लेकर आती है और वो लोग तन्मे के घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठाकुर परिवार करीब करीब 10 गाड़ियों के साथ साई कॉलोनी के लिए निकल जाते हैं। पूरी रोड पर ठाकुरों की गाड़ियां एक के बाद एक निकलती जाती है और साई कॉलोनी में मिश्रा निवास के बाहर खड़ी होती है। इतनी सारी गाड़ियों को एक साथ आता हुआ देख पूरा साई कॉलोनी इकट्ठा हो जाता है और सब एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि इतनी सारी गाड़ियां किसके घर आई है। जैसे ही उन गाड़ियों में से वंश देव ठाकुर और संग्राम देव ठाकुर जैसे माफिया निकलते हैं तो सारे लोग अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। ठाकुर परिवार को कोई भी देखकर अपने घर में छुप ही जाता था, किसी में इतनी हिम्मत तक नहीं थी कि वो वहां पर खड़ा रहकर उन्हें देखे। इतना खौफ था ठाकुर परिवार का रोहतक में। सारे लोग एक एक करके गाड़ी में से निकलते हैं और मिश्रा निवास के बाहर जाकर डोरबेल बजाते हैं। संडे का दिन था इसलिए आज प्रदीप मिश्रा और तन्वी दोनों घर पर होते हैं। सिया और आरुषि भी घर में होते हैं। मिश्रा निवास की डोरबेल की आवाज सुनकर आरुषि गेट खोलने जाती है तो सिया आरुषि से तुम खाना खाओ, मैं गेट खोलती हूँ। सिया जैसे ही गेट खोलती है तो उसके आंखों के सामने संग्राम देव ठाकुर खड़ा होता है, जिसे उसने सिर्फ टीवी या फिर अखबारों में देखा था, वो भी किसी का मर्डर करते हुए या फिर कोई गुनाह करते हुए। अंदर से प्रदीप मिश्रा आवाज लगाते हैं कि कौन है सिया। सिया के मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती तो संग्राम देव ठाकुर खुद ही अंदर चलकर खाने की टेबल तक पहुंच जाता है और प्रदीप मिश्रा से नमस्कार करता है। अपने घर में इतने बड़े माफिया को देखकर प्रदीप मिश्रा की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगता है और कहता है कि ठाकुर साहब, क्या गलती हो गई हमसे जो आप यहाँ पर आए। प्रदीप मिश्रा को हाथ जोड़ते हुए देख संग्राम उनके हाथ पकड़ता है और कहता है कि बात हाथ जोड़ने की नहीं है मिश्रा जी, आज बात गले लगने की है। प्रदीप कुछ समझ नहीं पाता है और वो पूछता है कि आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब। संग्राम देव ठाकुर प्रदीप मिश्रा को बताता है कि हमारी लड़की आपके लड़के तन्मे से शादी करना चाहती है, तो हम ये शगुन की थाल लेकर आए हैं। कल तन्मे और रिमझिम की शादी का मुहूर्त है। संग्राम देव ठाकुर ने शादी की पूरी तैयारियां कर ली थी, पर जिससे शादी होने वाली थी उसे ही नहीं पता था। तन्मे ये बात सुनकर अपनी चेयर हटाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि क्या मेरी शादी। रमा रिमझिम को लेकर घर के अंदर आती है तो तन्मे को कल रात की बात याद आती है और वो रिमझिम से कहता है कि आप यहाँ। संग्राम देव ठाकुर, यही है रिमझिम ठाकुर और इसी से तुम्हारी शादी कल हो रही है। तन्मे शादी के लिए मना कर देता है तो वंशदेव ठाकुर अपनी बंदूक निकाल के तन्मे के सर पर रख देता है और वो कहता है कि चुपचाप शादी कर लो या फिर ये गोली खा लो। प्रदीप मिश्रा अपने बेटे के सर पर बंदूक तने हुए देख ठाकुर साहब के पैरों पर गिर के अपने बेटे की जान की भीख मांगता है और कहता है कि ठाकुर साहब, हमें माफ कर दीजिए, आप जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसा करेंगे। संग्राम देव ठाकुर प्रदीप मिश्रा से उनके खानदान की रीत के बारे में उसे बताता है। वो प्रदीप मिश्रा से कहता है, मिश्रा जी, हमारे खानदान की रीत है कि हमारी बेटी जब आपके घर में आएगी तो आपकी बेटी भी हमारे घर में आएगी। संग्राम ठाकुर, ये हमारे यहाँ पर एक सौदा है कि आप हमारी बेटी को खुश रखेंगे तो हम आपकी बेटी को खुश रखेंगे। प्रदीप मिश्रा अपनी बेटी का सौदा होते हुए देख कहता है कि ये कैसी रीत है ठाकुर साहब। पहले तो आप जबरदस्ती हमारे बेटे से आपकी बेटी की शादी करा रहे हैं और अब ये सौदे वाली बात हमें ठीक नहीं लग रही है ठाकुर साहब। वंश के हाथ में बंदूक देखकर प्रदीप मिश्रा इस सौदे के लिए भी तैयार हो जाता है। खाने की टेबल के पास आरुषि खड़ी होती है तो संग्राम देव ठाकुर, आओ बहू, हमारे पैर छुओ, हम तुम्हारे होने वाले ससुर हैं। आरुषि वहां खड़े खड़े सोचते हैं कि मुझे क्यों अपनी बहू समझ रहे हैं, शायद ये बुढ़ा सटक गया है और वैसे भी बुढ़ापे में बुढ़े लोग सटक ही जाते हैं। आरुषि जब भी टीवी में संग्राम देव ठाकुर को देखा करती थी तो उसके मुंह से सिर्फ बुढ़ा ही निकलता था, इसलिए उसकी आदत थी संग्राम देव ठाकुर को बुढ़ा बोलने की। इतना सुनते प्रदीप मिश्रा, नहीं नहीं ठाकुर साहब, ये हमारी छोटी बेटी है और ये तो अभी 18 साल की भी नहीं हुई है। हमारी बड़ी बेटी वो खड़ी है। ठाकुर साहब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पर्दे के पास सिया खड़ी हुई थी। सिया को देखकर संग्राम कहता है। रमा अपने पति संग्राम के कान में, सिया की शादी तो वीर से होनी चाहिए क्योंकि वीर हमारे घर का बड़ा बेटा है, पर वीर तो 5 दिन के लिए बाहर गया है तो क्या करना है जी। संग्राम कहता है कि सिया की शादी वंश से होगी।
संग्राम देव ठाकुर प्रदीप मिश्रा से, आपकी बड़ी बेटी सिया की शादी हमारे छोटे बेटे वंश देव ठाकुर से होगी। वंश ने अभी तक सिया को आंख उठाकर नहीं देखा था, उसे ये भी नहीं पता था कि वह झुमके वाली लड़की सिया ही है। प्रदीप मिश्रा हाथ जोड़कर ठाकुर साहब से, ठाकुर साहब शादी भले ही आपकी मर्जी से हो रहे हैं पर रीति रिवाज का हमारे घर में बहुत महत्व है, तो हम हमारे दोनों बच्चों की शादी सारे रीति रिवाजों से करना चाहते हैं। ठाकुर साहब क्यों नहीं मिश्रा जी, कल सुबह मेहंदी और हल्दी हो जाएगी और शाम 8 बजे शादी का मुहूर्त है। सारे कार्यक्रम ठाकुर की कोठी में होंगे, आपका हम इंतजार करेंगे सुबह 9 बजे हल्दी के लिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।